भारत के टर्म्स पर, भारत की कंडीशंस पर, भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और उनको छोड़ो जी जिनपिंग चाइना के अद्भुत बातें कर रहे हैं जो भारत की स्ट्रैटेजी और वर्ल्ड के अंदर एक शॉक क्रिएट करने वाली है। पहले आता हूं प्रेसिडेंट पुतिन पे, फिर आऊंगा चाइना के जी जिनपिंग पे। प्रेसिडेंट पुतिन से भारत के शुरू के अच्छे रहे हैं रिश्ते। उसके अंदर आपको पता है कितनी बारी अजीत डोभाल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रशियन प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं। प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते एनएसए से किसी देश के, पर बातें उस लेवल की हो रही हैं, उस सीरियसनेस की हो रही है कि मिलना पड़ रहा था। और उसका रिजल्ट इंडियन साइड से, इंडिया के मुंह से क्या आता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से क्या आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से क्या आता है, अलग बात है। अजीत डोभाल जी तो खुद के ऐसे आगे बढ़ के बोलते नहीं है, पर रशियन प्रेसिडेंट के मुंह से आ रहा है कि पिछले 3 सालों के अंदर कितना सफल और कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। तो पहले आप उनकी 2 स्टेटमेंट जानिए, और उन 2 स्टेटमेंट से निकलता हुआ भारत के लिए एक अद्भुत सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है, भारत के इंटरेस्ट के लिए, भारत के बेनिफिट के लिए। और जो लोग कहते हैं इंडिया का वर्ल्ड में स्टेज क्या है, वो प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से समझेंगे इंडिया का वर्ल्ड में स्टेज क्या है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की पहली स्टेटमेंट आई, क्योंकि वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, प्रेस से बात कर रहे थे, जिसमें वो पहले टर्म्स में कहते हैं भारत एक रिलायबल पार्टनर है और फ्यूटाइल है जो भारत और रशिया के इंटरेस्ट को हार्म करना चाहता है। फ्यूटाइल, कौन इंटरेस्ट को हार्म करना चाहता है, वो किसके लिए कह रहे थे, ये सोचने वाली बात है। पहले तो एक प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बात आपको पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक चीज को 400 बारी बोलते हैं और उसके बाद एक सोचते हैं, है ना, कि 400 चीजें बोल दी, बाद में दिमाग लगा के अब मैं इसमें से ये करूं। अलग स्ट्रेटेजी है, मैं उनकी स्ट्रेटेजी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं। प्रेसिडेंट पुतिन की एक अलग स्ट्रेटेजी है, और वो भी अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। कितने सालों से वो रशिया पे राज कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो 400 बारी सोचते हैं, फिर एक बारी बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो वजनदार होता है। तभी ट्रंप जो बोलते हैं ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से सारी ऑप्शंस बुफे दे रहे होते हैं, बाद में सोच के क्या ट्राई करना है और बहुत जल्दी चेंज करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन बिकॉज इतना सोच के करते हैं, तो जो बोलते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब उन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि भारत और रशिया का ट्रेड $100 बिलियन पहुंचने वाला आने वाले समय में, जिसके अंदर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, डिफेंस तो शुरू से ही है। अब इन 2 स्टेटमेंट्स के बाद तीसरी जो चेरी ऑन द केक है, वो ये है कि आपको पता है कितना प्रेशर है, बार बार बात आती है, क्या यूएस सैंक्शन लगाने वाला है, क्या इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, क्या इंडिया ने तेल लेना कम कर दिया है। जैसे कि पूरा इंडिया तेल कहां से ले रहा है, भैया 2022 से पहले तो इंडिया रशिया से तेल नहीं ले रहा था, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। इंडिया ने 2022 के बाद, जबकि यूरोप का बहुत प्रेशर था कि भैया इंडिया क्यों तेल ले रहा है रशिया से, क्योंकि यूरोप को लग रहा था, यूरोप डरता है रशिया से, यूरोप को लगता है भैया रशिया ही एक यूरोप को हजम निगल सकता है, चाहे वो कोल्ड वॉर के दौरान हो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी कितनी टेरिटरी रशिया ने आगे ले ली थी। यूएसएसआर की बातें क्यों होती थी, रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की थी, जर्मनी आधा लिया हुआ था, तो यूरोप को पता है। और उससे पहले भी हो, नेपोलियन की वॉर्स हो, तो कहां नेपोलियन जाके हारा, रशिया के अंदर, वहीं पे उसकी पिटाई हुई। इस बारी जब जर्मनी था, उनको बेशक पसंद ना हो हिटलर, बट उनकी मिलिट्री डिफीट भी कहां हुई थी, रशिया के अंदर हुई थी, वहीं पे जर्मनी खत्म हो गई थी। तो रशिया से तो वो अब से नहीं, पिछले 500 तो नहीं, 300 सालों से तो डरते ही हैं। तो जब इंडिया रशिया से तेल ले रहा था, यूरोप पूरा पैनिक में था कि भैया यूक्रेन की पूरी वॉर इस तरह हो रही है, यूक्रेन की वॉर को कंट्रोल करो, रशिया ये ना ले पाए। इंडिया तेल लेते रहा। अब जब रशिया की जगह इंडिया तेल कुछ जगहों से और ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, इंडिया फिर रशिया से तेल ले रहा है। यूएस की वॉर हो रही है ईरान में, यूएस की वॉर हो रही है भैया, आपको पता है वेनेजुएला के अंदर कैप्चर जो हुआ है, यूएस आगे क्या करेगा। तो बहुत पैनिक है लोगों में कि इंडिया क्यों तेल ले रहा है रशिया से। प्रेसिडेंट पुतिन क्या बोलते हैं कि भैया हमारा ऐसा रिश्ता है इंडिया के साथ कि अगर इंडिया का किसी और देश से, इंक्लूडिंग यूएस से, तो वो रशिया के रिलेशनशिप्स को अफेक्ट नहीं करता। वो कहते हैं रशिया डज नॉट व्यू इंडियाज एग्रीमेंट विद अदर पावर्स इंक्लूडिंग यूएसए एज अ थ्रेट टू इंडिया रशिया रिलेशनशिप। तो तीनों बातें उन्होंने साफ कर दी। जो लोग कहते हैं कि अरे हमें या यूएस के साथ रहना है,
या रशिया के साथ रहना है, या चाइना का क्या करना है। तो इन स्टेटमेंट्स के बाद अब आओ कि वो ऑफर क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऑफर एक बात बोल दूं, दोस्ती तो है ही है, पर ऑफर के पीछे रीजन ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक पावर, आपको पता है किस तरह हालत खराब हुई है रशिया की यूक्रेन वॉर के बाद, एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिक लेवल। वो इतनी जल्दी से वो वॉर जीत नहीं पा रहे, इकोनॉमिक लेवल पे उनके ऊपर थ्रेट है। तो अगर इंडिया उनसे डिफेंस इक्विपमेंट लेता है तो उनको एक तरह प्रेशर बनेगा क्योंकि उनको डिफेंस चाहिए यूक्रेन के खिलाफ, दूसरी तरफ उनको पैसे आएंगे। तो वो फाइन बैलेंस है, पर इस फाइन बैलेंस में इंडिया को वो अपना जो होता है ना कोहिनूर हीरे, वो अपने प्राइज्ड जुअल्स, अपने क्राउन जुअल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर SU-57 की वो जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पे पॉज कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अच्छा, रशिया की इकोनॉमिक हालत जो भी हो, मिलिट्री में इट इज अ टॉप रेट पावर। भैया पूरा यूरोप और पूरा जब बाइडेन सरकार था यूएस, आज भी यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। पूरा एक तरह से रशिया वर्ल्ड से लड़ रहा है और तब भी यूक्रेन में टेरिटरी कैप्चर करके बैठा हुआ है। लोगों को लगा कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इतने साल की जंग, चौथा साल चल रहा है शायद, इतने साल की जंग नहीं लड़ पाएगा, लड़ रहा है मिलिट्री में। और मिलिट्री की बात बोलूं, मैं चाइना को पेपर टाइगर मानता हूं। बहुत लोग बोलते हैं चाइना बहुत गुड है। मैं पेपर टाइगर क्यों मानता हूं? भैया जब तक प्रूव ना करो तब तक तुम पेपर टाइगर हो। यूएस आप पसंद करें ना करें, कुछ लोग बोलेंगे वर्ल्ड के लिए बहुत गलत है, कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया वो वर्ल्ड के लिए जो कर रहा है वो ग्लोबल पुलिसमैन है, पॉजिटिव रोल भी है। वो मैं मॉरलिटी में नहीं जा रहा, वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं आ रहा, पर वो बार 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 अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूज करता रहता है। वैसे ही रशिया यूज करता है, वैसे ही भारत यूज करता है। मैं इन 4 बड़े देशों में, बाकी कोई बड़ा देश नहीं, बाकी किसी ना किसी के पिछलग्गू हैं, तो इन 4 बड़े देशों में यूएस यूज करता है, रशिया यूज करता है, इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, अपनी ऑपरेशन सिंदूर भी, क्योंकि भारत टेरर को फेस करता है, यूज करता है। सिर्फ एक चाइना है यूज नहीं करता। तो रशिया, उसमें कुछ लोग कहते हैं चाइना के पास इतना इनक्रेडिबल सामान है कि जब यूज करेगा सब चकाचौंध हो जाएंगे। बाकी बोलते हैं भैया शक्ति वो जो दिखे, पता चले कागजी पेपर पेपर टाइगर निकलो, पर उस पर भी आ जाएंगे। तो रशिया अब आगे बढ़ के ऑफर कर रहा है SU-57 विद नो रिस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर। आपको पता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ी चीज है। भारत का भी एक एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरफोर्ट जो प्रोजेक्ट है, वो कहा जा रहा है 35 में आएगा ऑपरेशन में, कुछ लोग कह रहे हैं डिलेज हो रहे हैं, 40 में आएगा, 45 में आएगा, 20 साल 10 साल पड़े हैं आगे। उस समय जो गैप ब्रिज करना है, भारत का HAL और रशिया का सुखोई डिजाइन ब्यूरो एक पॉसिबल कोलैबोरेशन की 36 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। पहले भी एक बार इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डील से निकल गया था क्योंकि कॉस्ट और मोर देन कॉस्ट मेरे अनुसार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इश्यूज थे। अब प्यूटिन कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शंस, मैसिवली भारत के फेवर में वो डील करने जा रहे हैं। जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत क्यों पड़ रही है भारत को? क्योंकि चाइना, अभी मैं चाइना पे आऊंगा, चाइना कुछ भारत के लिए चाह भी रहा है कि भैया उसको, चाइना असल में क्या है, उसको भारत चाहिए भी, क्योंकि उसको पता है उसकी बेसिक लड़ाई यूएस से है, पर बिकॉज भारत ज्योग्राफी में साथ है वो चाहता नहीं भारत उठे भी। तो चाइना एक दोनों तरफ का डांस खेलता रहता है, भारत को भी दोनों तरफ डांस खेलना है। आजकल मुझे लगता है जियो पॉलिटिक्स ही डांस हो गया है, एक कदम आगे, एक कदम लेफ्ट, एक कदम साइड, एक कदम राइट, उसी पे चलता है। तो जो प्यूटिन है वो इंडिया को पता है उसको कि चाइना की कैपेबिलिटीज, जो इतना वो इकोनॉमी पैसा फेंक रहा है। देखिए एक चाइना का एडवांटेज है, भारत की तरह वो वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, उसको कोई वेलफेयरिज्म नहीं करनी। भारत में कुछ वेलफेयर अच्छा है, कुछ बहुत ज्यादा चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी वाला है, ठीक है। चाइना का सारा रिसोर्सेज और उसकी इकोनॉमी भी भारत से बड़ी है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। तो वो इतना रिसोर्सेज मिलिट्री में डालता है कि इंडिया को भी वो डालना पड़ेगा, और जब आप ग्लोबल पावर बनेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, और बढ़ने भी चाहिए। दैट इज हाउ यू बिकम अ बिगर नेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और मैं तो बोलता हूँ भारत सोने की चिड़िया रह के भी बिना डिफेंस के सफर कर चुका है एक बारी, तो इस बारी सोने की चिड़िया बनने से पहले, और अगर बन जाते हैं और आप मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन द वर्ल्ड भी बन जाते हैं, आपका डिफेंस उससे 5 गुना और ऊपर होना चाहिए, तभी भैया बात बनेगी। अगर आपका डिफेंस उससे 5 गुना ऊपर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।
तो जो प्यूटिन है, अब इस तरह से पैसे कमाना, इंडिया से कॉपरेशन, यूएस के एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस जो आपको पता है S-400 ने क्या बढ़िया काम किया था, और उसमें रशिया भी हैरान था कि भैया ये तो हमारे से भी ऊपर काम कर गया, क्योंकि इंडिया ने किस तरह उसको पूरा अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से मिला के किया था। तो इंडिया अब इवैल्यूएट कर रहा है कि 5 एडिशनल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स वो खरीद लें। तो ये तो आपका एकदम जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उससे बहुत आगे बढ़ जाएगा, और आपको पता है कितना उसने फायदा दिया है। ये तो रशिया की बात होगी जहां पे इंडिया स्ट्रांग हो रहा है और वो दिख रहा है। और इसके पीछे मैं अगेन बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल जो बार बार जाते रहते हैं ना, उस पर नजर रखिएगा, एक मेजर रोल रहा है। चाइना भी सरप्राइजिंगली अब बात दोबारा से करना शुरू हो गया, इंडिया रशिया चाइना रिक कॉर्पोरेशन की। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन लियान जियान, वहां पे कोई स्पोक्समैन नहीं है, सब ऊपर से आदेश आता है, जो बोलते हैं वही होता है। वो कह रहा है कि बीजिंग चाहता है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बने बोथ मॉस्को और न्यू दिल्ली से। ये स्टेटमेंट आती है जब रशियन प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं रिवाइवल करें रिक का, जो बहुत सालों से एक्टिव है, क्योंकि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है क्या टेंशन। ये एक इनिशियली बनाया गया था स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन तीनों देशों के बीच में हो, जिसने बाद में फाउंडेशन ले करी, ब्रिक्स की, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की, एससीओ की। अब चाइना दोबारा समझ रहा है कि उसको कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। रशिया तो शुरू से कहता है कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाइना भी कह रहा है बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रंप होके गए थे चाइना, चाइना को पता है रियल थ्रेट कौन सी है, कौन चाइना को आइसोलेट कर रहा है, कौन चाइना को दबा रहा है। अब मैं चाइना का कभी भी पक्षधर नहीं रहा, मैं कभी भी चाइना को ट्रस्ट नहीं करता, बट एक फैक्चुअल बात है कि इंडिया रशिया चाइना अगर एक रीजनल कॉर्पोरेशन कर ले तो फिर देर इन अ सेंस उनका कोई राइवल ही नहीं है। तीनों ऐसे देश जुड़ जाएं तो कोई राइवल ही नहीं है। यूएस बहुत स्ट्रांग है, फिर भी बोलता हूँ, पर वो अमेरिकाज में स्ट्रांग रह जाएगा, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्ट्रांग रह जाएगा। यूरोप एक ओपन प्लेग्राउंड बन जाएगा, और इस तरफ तो कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं होगा। बट हाउ फार कैन यू ट्रस्ट चाइना? बट चाइना की मजबूरी और इंडिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट जो ग्रो कर रही है, उससे एक नया डांस दोबारा रिक वाला शुरू हो रहा है। उस डांस का क्या रिजल्ट होगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट रशिया और जो प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज पे विश्वास नहीं, जिस पे विश्वास नहीं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। बट और अगर हो जाए अच्छा तो नथिंग लाइक इट, बट प्यूटिन जो कर रहे हैं और भारत जो कर रहा है, टॉप रेट मिलिट्री पावर में जो जो गैप्स है हमारे अंदर वो फुलफिल हो जाएंगे, या बहुत सारे गैप्स इसके फुलफिल हो जाएंगे विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इस तरह की कॉरपोरेशन। और मुझे लगता है रशिया का प्राइजेस्ट एसेट है उसकी मिलिट्री, और उसको जो पैसे की जरूरत है, भारत की जो इकोनॉमी है, जो रिश्ते बन सकते हैं, वो आने वाले टाइम के लिए वर्ल्ड में एक मिसाल बनेंगे कि किस तरह इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर से भारत, जिसके रोकने के लिए एक टाइम पे रोकने के लिए चाइना को कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था, यूएस फुल सपोर्ट करके ग्रो कर रहा था। और चाइना की अद्भुत ग्रोथ 80s लोग बोलते हैं 90s में हुई, जब यूएसएसआर एक पावर नहीं रहा था, जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था, देश का कितना हिस्सा बचेगा। वो कौन सा शराबी था जो प्रेसिडेंट बन चुका था, बोरिस येल्सिन क्या था, कि वो शराबें पी के कोई ड्रंकर्ड उसकी फोटोएं आ रही थी, किस तरह वॉशिंगटन उसको समन करता था जैसे एक पालतू होता है, और पालतू पूडल होता है, पालतू में वो भी नहीं होता कि भैया फिरोशियस वाला अटैक डॉग भी नहीं होता है, वो सब आपको पता है किस तरह हुआ था। प्यूटिन ने आके रशिया को एक तरह से रिस्टोर किया, बचाया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को। उसी तरह से 90s में अमेरिका ने चाइना को प्रमोट किया लेबर और इंडस्ट्री के लिए। अब भारत को रोकने के लिए भैया एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है, दो प्रॉपर देश हैं। चाइना को सपोर्ट करने में यूएस अकेला था, यूएस अपने चाइना एक्सपेरिमेंट से लर्न कर चुका है, भारत के पक्ष में भी है, भारत से बहुत चीजें ट्रेड भी करेगा, डील भी करेगा, पर वही डांस वाला एक कदम आगे एक कदम पीछे। चाइना अब रिक की बात कर रहा है, चाइना भी डांस कर रहा है। इस कठिन परिस्थितियों में, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर 2014 से भारत किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हुआ ना, अब उसको फिर लोग भूल जाते हैं। न्यूक्लियर पावर को आपने उसकी एयर बेसिस में घुस के ठोका है, एयर बेसिस में घुस के, और आज भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, गर्मियां चल रही हैं, पानी को ताएं ताएं हो रही हैं, सस्पेंडेड है। ये नया वर्ल्ड में
भारत अपनी हर स्ट्रैटेजी को अद्भुत वे में खेल रहा है और नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लीप के लिए अब तैयार हो गया है। भारत माता की